1671 में पेशवा मोरोपंत पिंगले ने नासिक के उत्तर पश्चिम स्थित रमसेज किला मुगलों से जीत लिया था। यह समय था जब छत्रपति शिवाजी महाराज अपना राज्य पश्चिमी घाट तक बढ़ा रहे थे। रमसेज किला भौगोलिक नजरिए से खास था। ऊंचाई पर स्थापित होने के बावजूद चारों ओर घने जंगल न होने से यह किला फौजी गतिविधियों के लिए खुला इलाका प्रदान करता था। इसी खुले मैदान की वजह से नासिक से औरंगाबाद के बीच यह किला संपर्क और रसद के लिए बहुत अहम बन गया। इसके बाद लगभग एक दशक तक रमसेज किला मराठा प्रशासन के अधीन शांत रहा। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने राज्य की कमान संभाली और अपने पिता की नीति के अनुसार हर किले में लंबे समय की रक्षा सामग्री सुनिश्चित की। इसी वक्त उत्तर भारत में औरंगजेब की हुकूमत अपने चरम पर थी। दिल्ली से उसने दक्षिण की ओर एक बड़ा अभियान शुरू किया, क्योंकि उसे लगता था कि मराठा राज्य अब कमजोर हो चुका है और इसे पूरी तरह दबाने का यह सही वक्त होगा। उसने तोपखाने, घुड़सवार दल और रसद संगठन को दक्षिण भेजने का निर्णय लिया और औरंगाबाद के पास शाही शिविर लगाया, जो आगे चलकर उसके अभियान का मुख्यालय बना। रणनीतिक रूप से उसने पहला लक्ष्य एक ऐसा किला चुना जहां से तेज विजय की घोषणा की जा सके, और उसकी नजर रमसेज पर पड़ी। औरंगजेब को यकीन था कि इस किले की जीत से उसकी फौज का हौसला बढ़ेगा और मराठा राज को मनोवैज्ञानिक झटका मिलेगा। उस वक्त किले की कमान सूर्याजी जेधे के पास थी, जो तजुर्बेकार किलेदार माने जाते थे। उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के हुक्म से करीब 600 सिपाही तैनात किए और खाना, पानी और बारूद की व्यवस्था पक्की की। रात दिन मशालों से निगरानी रखने के लिए चौकियां लगाई गईं। अप्रैल 1682 में औरंगजेब ने अपने तजुर्बेकार सेनापति शहाबुद्दीन खान को 40,000 सिपाहियों, तोपखाने और घुड़सवार दस्ते के साथ भेजा। हुक्म दिया गया कि रमसेज किला कुछ ही घंटों में जीत लिया जाए। शहाबुद्दीन खान ने शपथ ली कि किला एक दिन में उसके कब्जे में होगा। रमसेज के अंदर यह सूचना पहुंच चुकी थी। सूर्याजी जेधे ने गश्त बढ़ाई, हर रास्ते पर रक्षाबंध मजबूत किए और चौकीदार दस्ते को दोगुना किया। तादाद में कम होने के बावजूद उनका हौसला बुलंद था। उधर शहाबुद्दीन खान ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। मुगल फौज को पूरा यकीन था कि यह घेरा कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा, लेकिन इतिहास कुछ और लिखने वाला था। रमसेज के चारों ओर नगाड़ों की आवाजें गूंज रही थीं और पहाड़ियों पर मुगल झंडे लहरा रहे थे, मगर किले के भीतर मराठा सिपाही खामोश थे। न कोई घबराहट, न कोई फालतू हरकत। सूर्याजी जेधे ने स्वयं भोजन भंडार की जांच की और प्रत्येक मचान पर यह निर्देश दोहराया कि पहला गोला चलने से पहले कोई भी सैनिक प्रतिक्रिया न दे। मराठा नीति थी कि दुश्मन की पहली आग के बाद ही जवाबी कार्रवाई हो, ताकि बारूद बेकार न जाए। दोपहर होते होते मुगल तोपें तैयार हो गईं। पहला गोला दक्षिणी दीवार से टकराया और धूल धुएं का गुबार उठा। शहाबुद्दीन खान ने हुक्म दिया कि तोपखाना लगातार आग बरसाता रहे जब तक किले की दीवार पूरी तरह टूट न जाए। कई घंटे तक गोलाबारी चलती रही। नीचे खड़ी फौज को लगा कि दीवार अब गिरने वाली है, लेकिन भीतर सूर्याजी जेधे की चाल शुरू हो चुकी थी। उन्होंने दीवार के पीछे मिट्टी पत्थर की बोरियां लगवाकर झटके का असर घटाया। रात ढलते ही मशालें बुझा दी गईं और मराठा सिपाही टूटे हिस्से पर मरम्मत में जुट गए। सुबह तक वह जगह फिर से मजबूत खड़ी थी। जब मुगल फौज ने उम्मीद की कि दीवार गिर चुकी होगी, तो आश्चर्य से देखा कि किला जस का तस है। कई सिपाहियों ने कहा, मराठे कोई जादू जानते हैं। यह मंजर शहाबुद्दीन खान के लिए मायूसी से भरा था। उसने औरंगजेब को पैगाम भेजा, मगर जवाब मिला कि नाकामी मंजूर नहीं की जाएगी, तुरंत जीत हासिल करनी ही होगी। अब दबाव और बढ़ गया। अगले दिन शहाबुद्दीन खान ने हुक्म दिया कि तोपखाना फिर से तैयार किया जाए और इस बार दीवारों पर सीधा हमला किया जाए। दक्षिणी दीवार पर लगातार वार हो रहे थे। नीचे ढालों के पीछे बढ़ते सिपाही, ऊपर से मराठों के पत्थर, जलती घास के गट्ठर और उबलता तेल। पूरा इलाका धुएं और चीखों से भर गया। किले में बड़ी तोपें नहीं थीं, लेकिन मराठा सिपाहियों ने अपने पुराने हथियारों से ऐसी रोक दीवार बनाई कि पहला मुगल धक्का थम गया। सूर्याजी जेधे ने टुकड़ियां बांटी, एक बचाव के लिए, दूसरी दीवार को मजबूत करने के लिए।
शाम तक एक दरार दिखने लगी और शहाबुद्दीन खान को यकीन हुआ कि अब बस कुछ घंटे बाकी हैं। लेकिन रात फिर मराठों की थी। मशालें बुझाई गईं और सिपाही पत्थर मिट्टी लेकर दरार भरने लगे। बाहर लकड़ी मिट्टी की परत डाल दी गई ताकि हमला रुक सके। भोर तक दीवार फिर से चट्टान जैसी बन गई। सुबह शहाबुद्दीन खान ने देखा, कल जहां दरार थी वहां अब निशान तक नहीं। उसने मायूस होकर कहा कि यह किला पत्थर का नहीं, जैसे किसी जादू से बना हो। डर और वहम उसकी फौज में फैलने लगा। कई सिपाहियों ने सोचना शुरू कर दिया कि मराठों के पास जरूर कोई अलौकिक ताकत है, क्योंकि मुगल सोचते थे कि ये कैसे मुमकिन है कि दीवार इतनी जल्दी फिर से खड़ी हो जा रही है। रात भर किलेदारों के नगाड़े गूंजते रहे ताकि दुश्मन नींद न ले सके। सूर्याजी जेधे ने इसी डर को हथियार बना लिया। उन्होंने कहा कि दुश्मन के मन में खौफ डालना ही असली जीत है। उन्होंने हुक्म दिया कि पहाड़ियों की ढलानों पर मशालें जलती रहें ताकि लगे कि किले में हजारों सिपाही हैं। उधर शहाबुद्दीन खान ने ऊंचाई से हमला करने के लिए लकड़ी का बड़ा मंच बनवाने का हुक्म दिया। कई दिन तैयारी चली, मगर मराठे हर रात दीवार पर नए पत्थर जोड़ते रहे। धीरे धीरे मुगल रसद घटने लगी। तोपों की मार धीमी हुई और सिपाहियों का हौसला गिरने के बाद औरंगजेब के हुक्म के साथ शहाबुद्दीन खान को ज्यादा तोपखाना और सामान भेजा गया। पहला पड़ाव मुगल पक्ष के यकीन को हिला चुका था। वहीं किले के अंदर सूर्याजी जेधे भी एक बड़ी मुश्किल में थे। उनके पास भंडार तो काफी था, पर भारी तोपें नहीं थीं। दीवार के बाहर दूर की गोलाबारी का असर घटाने के लिए उन्होंने संसाधनों का नयापन दिखाना शुरू किया। किले में मौजूद जानवरों की खालें, मोटे लकड़ी के तने और लोहे के छल्ले जमा किए गए। रातों में मशालों की रोशनी धीमी रखकर सिपाहियों ने लकड़ी साफ की, तनों पर खाल चढ़ाई और लोहे से बांध लगाए, और इसके नतीजे में हल्की लेकिन बारूद की ताकत के मुताबिक चलने वाली लकड़ी की तोपें तैयार हुईं। पहली बार जब इन तोपों ने गोला छोड़ा तो असर कम नहीं रहा। गोले सीधे मुगल रसद शिविरों तक पहुंचे। रसद जमा करने वाले हिस्सों में लगी आग ने मुगल इंतजाम को हिला दिया। शहाबुद्दीन खान पहले यकीन में नहीं था कि किले में तोपें हैं, मगर धुएं और शोर ने उसका शक मिटा दिया। मराठों ने इन लकड़ी की तोपों का इस्तेमाल सिर्फ निशाना लगाने के लिए ही नहीं, बल्कि डर पैदा करने के लिए भी किया। वे रोज सुबह कुछ गोले दागते ताकि दुश्मन के डेरों में आग और अफरा तफरी बनी रहे। रात को तोपों को ढक कर रखा जाता ताकि जासूस यह न समझ सके कि ये लोहे की नहीं, लकड़ी की मशीनें हैं। शहाबुद्दीन खान की कई चालें नाकाम रहीं। महीनों तक चले इस घेराव में मुगल रसद झटपट घटने लगी। सैनिकों का मनोबल गिरा और रिपोर्टों में बार बार यह बात उभरती रही कि रमसेज का दृढ़ निश्चय अपेक्षा से बड़ा है। अंत में 1683 की शुरुआत में जब शहाबुद्दीन खान ने वापसी की तैयारी दिखाई तो औरंगजेब का सब्र टूट गया। उसने बहादुर खान कोकलताश को बुलाया और उसे 40,000 फौज के साथ नया हुक्म दिया कि यह किला किसी भी हाल में जीतना जरूरी है। बहादुर खान कोकलताश दक्षिणी अभियान में अनुभवी था। उसने देखा कि सीधे दबाव से नतीजा नहीं निकलेगा, इसलिए उसने रणनीति बदली। उसने अपनी फौज को 3 हिस्सों में बांटा। मुख्य दस्ते को सामने, एक निगरानी दस्ते को उत्तर की तरफ और एक छोटे दस्ते को जो ऊंची चट्टानों से पीछे से वार करेगा। रमसेज के दूसरे चरण में मुगल फौज ने रमसेज को फिर से घेर लिया। मुगल डेरों में नया जोश था, मगर किले के अंदर सूर्याजी जेधे पहले से भी ज्यादा चौकन्ने थे। उन्होंने हर पहरेदार को निर्देश दिया कि इस बार शत्रु सीधा आक्रमण नहीं करेगा, बल्कि किसी गुप्त मार्ग से प्रवेश का प्रयास करेगा। कुछ ही दिनों में बहादुर खान ने अपनी चाल चली। रात में उसने 200 तजुर्बेकार सिपाही चुने, जो रस्सियों के सहारे पीछे की खड़ी चट्टानों से ऊपर चढ़कर दीवार तक पहुंचेंगे। योजना थी कि ऊपर पहुंचते ही ये सैनिक भीतर से